हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। 4th एंड 5th यूनिट बिजनेस एनालिटिक्स के सब्जेक्ट की अपने जो है वो अपलोड नहीं हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और 1 घंटे के अंदर मैं दोनों यूनिट ये कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द आप तक एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाऊंगा। और यकीन मानिए, अगर ये 2 वीडियो भी आपने लास्ट टाइम पे देख लिए तो कम से कम 10 नंबर आपके एग्जाम में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सारे ही डिटेल अंतिम प्रहार के अंदर मैं करा चुका हूं। लेकिन यहां पर अपन एक क्विक रिवीजन करेंगे 4th एंड 5th यूनिट का, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है इसका 4th यूनिट का फर्स्ट पॉइंट, वो कह रहा है आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये सर आर क्या है, बार बार बच्चे बहुत तरह के क्वेश्चन आया है कि सर ये आर क्या है। आर इज नथिंग मोर देन अ लैंग्वेज। आर क्या है, एक लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी सी होती है, C++ होती है, .NET जावा PHP होती है, उसी तरीके से हमारी आर भी जो है एक लैंग्वेज है। लेकिन ये जो है लैंग्वेज, ये ग्राफिक्स के लिए अच्छी मानी जाती है। किसके लिए अच्छी मानी जाती है? ग्राफिक्स बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, इसलिए अच्छी मानी जाती है। तो ये क्या कह रहा है फर्स्ट टॉपिक, आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो आर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी बताओ। वर्किंग विद द आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेवरल यूजर इंटरफेस आर अवेलेबल। बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, बहुत सारे यूजर इंटरफेस अवेलेबल है वर्किंग विद आर। एवरी इंस्टॉलेशन ऑफ आर इंक्लूड सम वर्जन द स्टैंडर्ड इंटरफेस, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द आर कंसोल। यू शुड हैव सम बेसिक फैमिलियरिटी विद द स्टैंडर्ड इंटरफेस। मींस कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आर इंटरफेस के पता होनी चाहिए। यहां पर वो कोडिंग सिखाने की बात नहीं कर रहा है, यहां पर वो आपको इसके प्रोग्राम्स रन करने की बात नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो इसके ऊपर विजुअलाइजेशन होते हैं उसको अपन को क्लियर होना चाहिए। और ये बेसिकली प्रैक्टिकल कट पॉइंट है ना। तो यहां से क्वेश्चन भी नहीं बनता है, क्योंकि ये बेसिकली आपके क्लासरूम में कराया जाना क्वेश्चन है कि आर के ग्राफिक के कुछ आपको दे दिए गए कमांड, दे दिए गए कुछ उसके प्रोग्राम्स दे दिए गए, जिससे आपको कोई बार डायग्राम या चार्ट बनाना है। थोड़ा सा आवाज मेरा डिस्टर्ब है, ठीक है, आई होप आप एडजस्ट कर पाएंगे। हाँ, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब ये डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है? ये वही है जो हम हमारे मोबाइल से, जीमेल से अगर हमारे कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या जीमेल पे कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वही प्रोसेस अपन रोज करते हैं, बस यहां पर थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में दिया है। क्या दिया है? True export of data often contain data raw format, otherwise unreadable to end user. Without the user interface that was designed to render it, import and export of the data share semantic analogy with the copying and pasting in the set of data are copied one from application to the pasted to the another. Simple है, नहीं समझ में आया? यहां पर डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिंपल मतलब है कि एक एप्लीकेशन से इंपोर्ट का मतलब, पहले एक्सपोर्ट समझ लेते हैं, एक्सपोर्ट समझ में आ जाएगा, इंपोर्ट भी आ जाएगा। एक्सपोर्ट का मतलब कि एक एप्लीकेशन से या एक इंटरफेस, इसको बोला है यहां पर इंटरफेस, आप इसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हो। इस एक एप्लीकेशन से द सेम काइंड ऑफ डेटा, याद रखना यहां पर सेम काइंड ऑफ डेटा है, सेम काइंड ऑफ डेटा अनदर एप्लीकेशन में पेस्ट करना, जस्ट पेस्ट करना ही क्या कहलाया? एक्सपोर्ट कहलाया। और उसी एप्लीकेशन से अगर मैंने मंगवा लिया, किसी अनदर एप्लीकेशन से ऑन एप्लीकेशन में मंगवा लिया, तो वो क्या कहलाया? इंपोर्ट कहलाया। सिंपल है, यानी कि खुद की एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में सेम काइंड ऑफ डेटा। अच्छा, कभी भी अपन अनदर काइंड ऑफ डेटा नहीं होगा। जैसे कि आप एक्सेल का जो डेटा है आप कॉपी पेस्ट तभी कर सकते हो जब एक्सेल का वो, जैसे कि पावर पॉइंट है, दो आपने सॉफ्टवेयर बहुत चलाए होंगे, MS एक्सेल चलाया होगा और एक पावर पॉइंट चलाया होगा, है ना। तो जब पावर पॉइंट चलाया है तो दोनों में सेम काइंड ऑफ डेटा ही कॉपी पेस्ट होता है। आप सोचो कि एक्सेल का फॉर्मूला मैं पावर पॉइंट में रख दूं तो वो हो नहीं पाएगा, एरर शो हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए कहते हैं सेम नेचर सेम काइंड ऑफ डेटा, और इसको कहते हैं सेम एट्रीब्यूट। ठीक है, इसको सेम एट्रीब्यूट भी इसमें आना चाहिए आगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। हाँ, ये आ गया एट्रीब्यूट एंड डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता देता हूं। डेटा के 2 टाइप्स हैं, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा जो है कि गुणों पे जो आधारित डेटा होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जैसे कि टेस्ट, हैबिट, चॉइस, प्रेफरेंस, वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है। और क्वालिटेटिव डेटा, वो क्वालिटेटिव डेटा होता है जो गुणों पे आधारित, गुणात्मक और मात्रात्मक इसको हिंदी में बोलते हैं।
तो जो क्वालिटेटिव डेटा है जैसे कि टेस्ट, चॉइस, हैबिट, जिसको हम नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकते, लाइक कि ये चाय कितनी मीठी है तो अपन बोलेंगे बहुत मीठी है, फीकी है, तो इसको नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकते इन द डेटा एनालिटिक्स के सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स में तो वो भी नंबर में डिनोट हो जाता है। और क्वांटिटेटिव डेटा जैसे कि वेट करना है अपन को, है ना, वेट करना है किसी का, मापन की जितने भी चीजें होती हैं जिनको मापा जा सकता है, जैसे किलोमीटर हो गया, लीटर हो गया, वेट में केजी हो गया, ये सारी की सारी क्वांटिटेटिव डेटा है। क्लियर हो गया ना? जिनको नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव है। नंबर्स में डिनोट नहीं होता लेकिन एक दूसरे से कंपेयर करके अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक कि शुगर कितनी टेस्टी है, शुगर कितनी स्वीट है, तो स्वीटेस्ट है कि स्वीटर है कि स्वीट है, या सॉल्टी है कि नहीं है ना, नमक है कि नहीं है, सॉल्टी। अपन ये नहीं बोलेंगे कि 4 नमक डालो, 3 नमक डालो, थोड़ा और डालो। मोर देन, लेस देन, लिंकर्ट 5 स्केल का आपने एनालिसिस सीखा होगा। यही है डेटा के टाइप का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां आ जाता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब डेटा के कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप इसको ये समझ लीजिए डेटा कितने कितने टाइप का होता है। एक जो डेटा होगा वो नंबर्स के बेस का होगा, है ना, नंबर होंगे उसमें, ठीक है। नंबर के बाद डॉट के बाद क्या आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, ठीक है, तो इंटीजर हो गया। एक डेट ऑफ बर्थ का डेटा लिखा होता है, DOB का, ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ डेटा हो गया। एक अल्फा डेटा होता है यानी कि जिसमें अल्फाबेट लिखे होते हैं। एक अल्फा न्यूमरिक होता है, अल्फा प्लस न्यूमरिक। एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ हैशटैग, है ना, ये स्पेशल कैरेक्टर हो गए। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। जो डेटा के टाइप्स है, मींस के यहाँ एट्रीब्यूट का मतलब और डेटा के टाइप्स का मतलब तो 2 है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। लेकिन एट्रीब्यूट का मतलब जो उसके फीचर्स कह सकते हो या जिसमें अपन डेटा को कह सकते हो कि उसमें अपन डेटा को समझ सकते हैं कि ये किस काइंड ऑफ डेटा है। तो यहां पर भी यही लिखा होगा, एट्रीब्यूट कैन बी स्टोर एज 5 डिफरेंट फील्ड ऑफ टाइप इन द टेबल दैट डेटाबेस कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग, डेट, BOLB, द कैरेक्टर प्रॉपर्टी इज द टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू। अब जो टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू है उसके अंदर कैरेक्टर लिखा, इंटीजर लिखा, फ्लोटिंग लिखा, दिस आर ओनली द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यानी कि उसके गुण भी कह सकते हो, यहाँ पे उसका नेचर भी कह सकते हो कि वो किसका है। न्यूमेरिक डेटा है, अल्फाबेटिक डेटा है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, स्पेशल इंटीजर का डेटा है, डेसिमल का डेटा है, बार डेटा है, एंड नंबर्स ऑफ द काइंड ऑफ डेटा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मशीन लैंग्वेज अब उसको 0-1 में कन्वर्ट करेगी। क्लियर है ना? दिस आर द एट्रीब्यूट्स। 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, बट वो डेटा के टाइप से वो बड़ा क्वेश्चन बनता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, विवेचनात्मक। क्या बोलते हैं इसको, विवेचनात्मक, यानी कि जो एक्सप्लेनेटरी होती है। अब डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी दोनों सेम है। एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव का मतलब विवेचना करना, है ना, और एक्सप्लोरेटरी अलग है। एक्सप्लोर करना अलग है और एक्सप्लेनेटरी अलग है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी दोनों सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड है अपने इसके अंदर, यानी अगर इसके अगर एक्सप्लेनेटरी भी आ गया तो आपको सेम आंसर लिखना है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज समरी ऑफ स्टैटिस्टिक द क्वांटिटेबिलिटी, सॉरी दैट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज अ समरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट क्वांटिटेटिवली सॉरी टंग ट्विस्ट हो रही है, डिस्क्राइब और समराइज द फीचर ऑफ कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन विद द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यहां पर क्या है, जो क्वांटिटेटिव डेटा है, जो क्वांटिटेटिवली डेटा है, हाँ अब नहीं हुई, क्वांटिटेटिवली डेटा है मींस के जो नंबर्स में अपन डिनोट करते हैं उसको लिखना। लाइक 2 इज लेस देन 1, ये तो आपकी एक इक्वेशन हो गई। लेकिन जब मैं इसको ये लिखा 2 इज ग्रेटर देन हो गया, सॉरी ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया। व्हेन वी डिस्क्राइब अबाउट द क्वांटिटेटिव वैल्यू, व्हेन द डिस्क्राइब अबाउट द क्वांटिटेटिव वैल्यू, दैट इज वी कॉल द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देन वी collect the data on the basis of the number, we collect the data on the basis of the कह सकते हो and the different kind of attribute, and when we write about the data, the what is the data denotes, what is the meaning of this data, that is called the descriptive statistics। मतलब कि उस डेटा के बारे में जब हम राइट अप करते हैं कि ये डेटा हमें क्या बता रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। सिंपल है ना, जो क्वांटिटेटिव डेटा का दिया जाता है। क्वालिटेटिव डेटा तो ऑटोमेटिकली अपने आप में सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि ये ज्यादा मीठा है, फीका है, ठीक है। अब ना जाते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लोरेटरी डेटा
एनालिसिस पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के एग्जाम में। टॉपिक ईडीए के नाम से फेमस रहता है और बच्चों को ईडीए करके पूछ लेते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईडीए क्या है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, यहां पर हम क्या करते हैं, ओल्ड डेटा की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ओल्ड डेटा की हेल्प से नोवेल रिसर्च करते हैं। नोवेल रिसर्च करते हैं, नोवेल यानी कि अभी तक नहीं हुई हुई हो, जैसे कि कोविड की वैक्सीन। कोविड की वैक्सीन क्या थी, कोविडशील्ड थी, कोवैक्सीन थी, जो भी थी, दोनों थी। ये ओल्ड डेटा की हेल्प से कि ये सारी चीजों के अंदर ये इस्तेमाल किया गया है, इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा। यानी कि अंडर द डार्क रूम जब हम रिसर्च कर रहे हैं, जब हमें नहीं पता कि यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या आने वाला है, हम केवल अंदाजा लगा के रिसर्च कर रहे हैं। जैसे वैक्सीन के संदर्भ में कहा गया कि अपन अंदाजा लगा के रिसर्च कर रहे हैं कि एंड रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन किसी को भी नहीं पता। जब किसी को भी नहीं पता कि एंड रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, तो दैट इज काइंड ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डेटा। और ये डेटा एनालिटिक्स के जब हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो ओल्ड डेटा प्री डिटरमाइंड होता है इसमें। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूज्ड टू डेटा साइंटिस्ट टू एनालाइज एंड इन्वेस्टिगेट डेटा। एनालाइज करना और इन्वेस्टिगेट करना है, खोजबीन करनी है। टू समराइज देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफन इंप्लॉइंग डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। ठीक है, ऑफन कभी कभी डेटा विजुअलाइजेशन का मेथड भी यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर नोवेल थिंग है। आप डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आपने खोजा ही नहीं। जब आप खोजोगे, उसके ऊपर एक्सप्लोर करोगे, तो वो डेटा को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में ज्यादा विजुअलाइजेशन यूज होता है, विदाउट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा वहां पे विजुअलाइजेशन का यूज ज्यादा होता है, एक्सप्लोरेटरी में कम होता है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इज द डेटा एनालिसिस प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द डेटा इन द डेप्थ, लर्न द डिफरेंट डेटा कैरेक्टरिस्टिक। डेप्थ के अंदर रिसर्च करी जाती है, ठीक है, हर एक चीज की कि डेटा की माइनिंग क्या हुई, डेटा का एक्चुअल पॉइंट क्या था, डेटा का ओरिजिन कहां से हुआ, डेटा में उसकी वैलिडिटी किस पीरियड तक की है, ये सारे के सारे पॉइंट्स डेटा साइंस की जब रिसर्च होती है वो भी एक्सप्लोरेटरी बेस। एक्सप्लोरेटरी बेस का मतलब कि जब अपन कोई नई चीज खोज रहे होते हैं, जब नया कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो एक्सप्लोरेटरी बेस्ड है। क्लियर हो रहा है ना? देखो बहुत फास्ट चल रहे हैं लेकिन आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। विजुअलाइजेशन बिफोर एनालिसिस, अब ये क्या है विजुअलाइजेशन बिफोर एनालिसिस? विजुअलाइजेशन का मतलब है यहां पर कि आपको क्या बनाना है, कोई ग्राफ बनाना है, कोई चार्ट बनाना है ना, कोई चार्ट बनाना है, इसको विजुअलाइजेशन करना है बिफोर एनालिसिस। और ये कब होगा? जब वो नॉर्मल काइंड ऑफ रिसर्च होगी, जब वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, तब अपन क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। अब अपन ये बोलते हैं, जैसे कि हमने जब पीएचडी करते हैं, जब पीएचडी होती है वो अधिकतर कितनी डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेटरी तो बहुत कम होती है, क्योंकि वो रिसर्च इतना टाइम पीरियड नहीं रहता 5 साल के अंदर की एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करी जा सके। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल और कितना ही समय लग सकता है, कोई इसमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम है, आप किसी चीज को ढूंढने निकले और आपको यही नहीं पता कि वो चीज रखी हुई कहां पर है, तो आप उसको कितने भी समय तक ढूंढ सकते हैं, है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा खेल रहता है, तो हो सकता है वो 1 साल में भी मिल जाए और हो सकता है उसको 10 साल भी लग जाए, इसलिए एक्सप्लोरेटरी। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, इसके अंदर हमको एंड रिजल्ट का आइडिया होता है कि इतना टाइम ये एफर्ट करने पे काम ये अचीव किया जाएगा। तो जो पीएचडी है वो डेटा विजुअलाइज करती है, मतलब कि उसके अंदर हम ये बताते हैं, अगर कोई बंदा पीएचडी कर रहा है तो वो ये बताएगा कि यहां तक उसकी पीएचडी करने तक ओल्ड डेटा के बेस पे ये 10 कंक्लूजन ड्रॉ हो चुके हैं, और उसकी जो पीएचडी है ये इसके अंदर क्या एड ऑन करने वाली है। अगर ये जो 2 साल, 4 साल, 5 साल की स्टडी करेगा बंदा, वो उसके बाद कौन से रिसर्च उसके साथ क्या एड ऑन होगा जो इन 10 कंक्लूजन से डिफरेंट होगा, और वो क्या सर्च करना चाहता है, वो इसके अंदर जब कर रहा होता है तो उसके अंदर टेबल फॉर्मेट भी यूज करता है, ग्राफ भी यूज करता है, ठीक है, ग्राफ भी यूज करता है। तो ये सारे के सारे मेथड यूज करके वो ओल्ड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा बिफोर द एनालाइजिंग ऑफ द रिसर्च, या बिफोर द एनालाइजिंग ऑफ द डेटा, यानी कि विजुअलाइज किया है कि मैं ऐसे 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 करूंगा। अब ये विजुअलाइजेशन सिंपल है। अगर हमको कहीं जाना होता, अगर ये एचआरएम का सब्जेक्ट होता, मैं बोलता कि मान लो कि आपको एक कंपनी खोलनी है और आपको विजुअलाइज करना है, तो आप बोलोगे सर वेंडर यहाँ से आएगा, सप्लायर यहाँ से आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर दुकान डालूंगा, फिर यहाँ पर अपना बिजनेस होगा, फिर ये
नंबर ऑफ सेल आएगी, कस्टमर यहाँ से आएंगे, दैट इज काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन। जब हम डेटा एनालिटिक्स में आते हैं तो विजुअलाइजेशन का मतलब है रिप्रेजेंट योर डेटा विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, ग्राफिकल मेथड और अदर टेबुलेशन फॉर्मेट। क्लियर है ना, ये इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प्स टू टेल स्टोरीज, यानी कि हमको स्टोरी हेल्प करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक समराइज ऑफ द डेटा होता है। ठीक है, एक टेबल बनाई है, पूरा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लिखा। जब डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो तो उस टेबल को लिखा जा रहा है, और जब टेबुलेशन फॉर्मेट में हुआ तो वो छोटा हुआ, तो वो समझाने में आसान रहता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, एनालिसिस ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब एनालिटिक्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है, ब्यूकिश देख लेते हैं फिर आपको और इजी होगा इसको समझने में, बहुत ही इजी। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी पूछा जा सकता है। देखो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज द इंफॉर्मेशन दैट आइदर डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड डेटा मॉडल, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा है जिसमें प्री डिफाइंड कोई मॉडल नहीं है, प्री डिफाइंड कोई मॉडल नहीं है। ठीक है, प्री डिफाइंड कोई रूल्स नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। ठीक है, प्री डिफाइंड कोई मॉडल रूल्स नहीं है, इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि कहीं पे नेम्स रखे हुए हैं, कहीं पे एज रखी हुई है, लेकिन वो नेम और एज ऊपर नीचे हो रही है। कहीं पे कोई रूल्स नहीं है कि फर्स्ट कॉलम में नेम आएगा, सेकंड कॉलम में एज आएगी, थर्ड में मोबाइल नंबर आएगा। जब ये तीनों एक साथ आ गए तो यह अनस्ट्रक्चर हो गया। और जब स्ट्रक्चर में हमको करना है तो नेम अलग, एज अलग, डेटा अलग, मोबाइल नंबर अलग, फादर्स नेम अलग, ठीक है, परसेंटेज अलग, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। स्ट्रक्चर्ड डेटा ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, करते हैं तो एरर आ जाती है। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर को किस में बदलना पड़ता है? स्ट्रक्चर में। ठीक है, predefined unstructured information typically text heavy but many contain data such as date, numbers, fact as well। ठीक है, टिपिकली हैवी होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है जिनका प्री डिफाइंड कोई रूल नहीं होता। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस की कौन कौन सी टेक्निक है? सबसे पहला एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्यों बोला गया मैंने अनस्ट्रक्चर के लिए? मान लो अपने पास कोई डेटा है ना, कोई एज है, कोई नंबर्स हैं, और इसको मेरे को एनालिसिस करना है कि इसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। तो पहले तो मेरे को स्ट्रक्चर में बदलना होगा, पहले तो मेरे को उसको एक क्रोनोलॉजी में, एक रूल्स के अंदर उसको रखना होगा, उसके बाद ही तो रिसर्च होगी। तो दैट काइंड ऑफ रिसर्च इज आल्सो नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मैथमेटिक्स और स्टैटिकल रिजल्ट है, और इसमें विजुअलाइजेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। अनस्ट्रक्चर्ड जब डेटा होगा तो उसमें अपन विजुअलाइजेशन यूज करेंगे, उसमें क्वांटिटेटिव मेथड यूज करेंगे, स्टैटिकल डेटा यूज करेंगे। जैसे कि सपोज अपन जो रिग्रेशन एनालिसिस आप सीखे हैं, कौन सा एनालिसिस? रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये जो एनालिसिस अपन सीखे हैं ये कौन से डेटा के अंदर है? स्टैटिकल मेजर है, और इसके अंदर अपन कौन से डेटा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को पहले अपन ने स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट किया और उसके बाद रिग्रेशन कोरिलेशन एनालिसिस लगाया। दैट इज अ प्री डिफाइंड रूल। ठीक है, और ये किस में आता है? एक्सप्लोरेटरी डेटा रिसर्च में आता है। इसमें अपन चेक कर रहे होते हैं ना दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में क्या सहसंबंध है। ठीक है, अब आ जाता है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। ये एक्सप्लोरेटरी का ही एक अलग पार्ट है। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आएगा? कंटेंट एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, नैरेटिव और फ्रेमवर्क एनालिसिस। कंटेंट के अंदर जो मेन कंटेंट दिया हुआ है उसका एनालिसिस होता है, मींस मेन उसका आउटकम, मेन एम। डिस्कोर्स यानी कि और डीपली जाके जब अपन इंपॉर्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा जब डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो डिस्कोर्स होता है। नैरेटिव यानी कि समरी काइंड ऑफ, और फ्रेमवर्क भी केवल आउटलुक होता है। तो अपन को चारों पॉइंट में नहीं जाना, केवल ये याद रखना है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस की एक टेक्निक है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव तो किया ही किया है, पर क्वालिटेटिव भी एक्सप्लोरेटरी में आ जाता है कभी कभी। क्यों? क्वालिटेटिव जो डेटा है जैसे टेस्ट, हैबिट, चॉइस जो डेटा है उसका एनालिसिस करना भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आता है। क्यों? क्योंकि इसका प्री डिफाइंड रूल नहीं होता। जैसे शुगर में अपन बोल सकते हैं कि स्वीट है, नॉन स्वीट है ना, विदाउट स्वीट है, विदाउट स्वीटनेस है, ये बोल सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं हैबिट की बात को लूँ और चॉइस की बात को लूँ, आई लाइक साल्टी, आई लाइक स्पाइसी, तो उसके अंदर वो स्वीटनेस वाला पॉइंट नहीं आएगा, वहाँ पे सॉल्टी, नॉन सॉल्टी आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि वहाँ पर कैरेक्टर एट्रीब्यूट चेंज होते ही पॉइंट चेंज हो गया। तो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इज सेम काइंड ऑफ अंडर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर भी प्री डिफाइंड रूल नहीं होते। इसी के अलावा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस में एआई एंड एमएल, ये तो अपने पूरा सब्जेक्ट ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज। इसके अंदर उन चीज़ों की खोज की जाती है
जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेके और मशीन लैंग्वेज की हेल्प लेके। ठीक है, अपन इसके अंदर डिसीजन ट्री की हेल्प करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस करते हैं, सारा AIMI के अंदर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी इसको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे। लेकिन ये आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है और नहीं पढ़ा है तो यकीन मानिए गलती है अभी आपकी, है ना। पढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विजुअलाइजेशन ऑफ कैटेगरियल डेटा इन आर। अब विजुअलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था, आर क्या है, लैंग्वेज है। आर लैंग्वेज हेल्प करती है हमको क्या, विजुअलाइजेशन करने में। और विजुअलाइजेशन हम किसकी हेल्प से करते हैं, बार डायग्राम, चार्ट डायग्राम, लीनियर इक्वेशन और लीनियर चार्ट, ठीक है, डॉटेड चार्ट, ये सर्व के सर्व से हेल्प करते हैं। तो केवल अपन को इसमें ज्यादा परेशान, ज्यादा डिटेल में होने की बात नहीं है, सबका एक एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। मैं आपको सारे के एग्जाम्पल यही बना के बता दूंगा। क्या बता रहा हूं, जल्दी से देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, आर का बार डायग्राम सिंपल, ये तो वैसे हिस्टो डायग्राम हो गया। बार डायग्राम सिंपल, यहां पे मैंने लिख लिया है प्राइस, और यहां पर मैं लिख लेता हूं क्या कह देता हूं, क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्राइस को रिप्रेजेंट करा। याद रखना बार डायग्राम और इसके अंदर हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, ये बार डायग्राम है, बार डायग्राम है। और अगर हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो क्या डिफरेंस आएगा, हिस्टोग्राम में ये जितने भी बार्स होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये जब जुड़े हुए होंगे तो ये बार डायग्राम हिस्टोग्राम है, और जब नहीं जुड़े हुए होंगे तो बार डायग्राम है, हिस्ट्रो, HISTRO। ठीक है, क्लियर है। यहां पर ये बार डायग्राम की हेल्प से इस तरीके से ये हिस्टोग्राम बना हुआ है। ठीक है, अगर ये सेम बार डायग्राम ही कहेंगे, क्योंकि ये जो जुड़े हुए नंबर ऑफ अनदर क्वालिटी, 1 क्वालिटी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 1 2 3 4, यानी कि एक कंपनी के 4 क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, उसकी क्वार्टरली सेल का रिजल्ट दिया हुआ है, इसलिए बार डायग्राम ही, क्योंकि फर्स्ट क्वालिटी सेकंड क्वालिटी से जुड़ी हुई नहीं है। जब फर्स्ट क्वालिटी सेकंड क्वालिटी से जुड़ी हुई होगी तो वो हिस्टोग्राम बन जाता है, देयर इज नो डिफरेंस, केवल जुड़ने का डिफरेंस होता है। अब इसमें अगर मैं लेबलिंग कर दूंगा, क्या लेबलिंग कर दूंगा, जैसे कि ये आ रहा है 350 पे, तो यहां 350 लिख सकता हूं, यहां 350 लिख सकता हूं। ठीक है, इसकी अपन लेबल में 180 लिख सकते हैं। तो जब मैं इसको लेबल लगा दूंगा, इसके नंबर्स लिख दूंगा, तो इसको बार डायग्राम विद लेबलिंग बोल देते हैं। ठीक है, जब मैं इसको पाई चार्ट में बना रहा होता हूं, जब मैं इसको पाई चार्ट में बना रहा होता हूं, ठीक है, जब मैं इसको पाई चार्ट में बना रहा होता हूं, तो ये पाई चार्ट हो गया, ऑलरेडी इससे फेमिलियर है। अपन पाई चार्ट में भी लेबलिंग होती है, एक विदाउट लेबलिंग होती है, एक लेबल इसमें भी लगाया जाता है। तो पाई चार्ट विद लेबलिंग ये हो गया, है ना। एक डॉटेड चार्ट होता है, जो अपने कोर्स में है वो बता रहा हूं, यानी कि ये एक लीनियर चार्ट हो गया, लीनियर। और इसी का फॉर्म अगर अपन करते हैं, इसी का फॉर्म अपन करते हैं, तो एक डॉटेड चार्ट भी बन सकता है, जैसे कि ये, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके अंदर अगर मैंने लेबलिंग कर दी कि यहां पे 20 है, यहां पे 30 है, यहां पर वापस 15 है, 25 है, तो दैट इज द लेबलिंग लीनियर चार्ट, लेबलिंग डॉटेड चार्ट। सिंपल है, कहां मुश्किल है, केवल आपके यही पूछा है एग्जाम में और अपने कोर्स में यही है कि ये जितने भी आर डायग्राम के, आर लैंग्वेज के थ्रू विजुअलाइजेशन होता है, जो ग्राफिक्स बनते हैं, जैसे बार डायग्राम, पाई चार्ट, लीनियर चार्ट, डॉटेड चार्ट, तो ये सब है क्या क्या, तो आपको ये बता देना है, ये एक एग्जांपल के साथ सॉल्व कर देना है। बताओ कहाँ दिक्कत है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और जल्द से ये लास्ट टॉपिक था, आई अपोज बार चार्ट में मल्टीपल रेस्पॉन्सेज। जब अपन मल्टीपल रेस्पॉन्सेज ले लेंगे, 2 की जगह 3 कॉलम हो जाएंगे, 3 वेरिएबल्स के साथ अगर मैं कोई लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, लीनियर चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, कॉलम चार्ट बना दिया, प्रोफाइल प्लॉट, अपन पाई चार्ट ही लिख लो यहाँ पर, ठीक है, पाई चार्ट आ गया, और रेडिकल डायग्राम और चार्ट टेबल, टेबुलेशन भी फॉर्म आ गया। टेबल तो आपको बनानी पता ही है, ये टेबल फॉर्मेट रहता है, यहाँ सीरियल नंबर रहते हैं, यहाँ एट्रीब्यूट रहेंगे, जो हेडिंग रहेगी उनकी। ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। आर केवल लैंग्वेज है, उसकी कोडिंग अपने कोर्स में नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसकी कोडिंग अपने कोर्स में नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट था जो क्लासरूम के अंदर किया जाता है बच्चों के, हमारे कॉलेज में हो चुका है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, केवल अपन को ये बार डायग्राम, चार्ट डायग्राम, विजुअलाइजेशन के जितने मेथड है, उन सबका एक एक अगर एग्जाम में आया तो एक एक बार डायग्राम का ग्राफिक मेथड आपको जरूर बना के आना। अगर वो टेबल पूछ ली तो टेबल का एक एग्जाम्पल सहित बना के आइएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समय कम है और काम ज़्यादा है, जल्दी से ये वीडियो देख लीजिए और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।